नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम बीपीएससी ट्री 4 के अंतर्गत 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक भर्ती के आधार पर आप सभी से चर्चा करेंगे, जो कि मार्गदर्शन के अंतर्गत रखी जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञापन देखने के बाद तमाम विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि इसको लेकर कुछ गाइडेंस करना चाहिए। तो हमने भी आप सभी की सहूलियत के लिए पूरे विज्ञापन को पढ़ा, देखा और फिर मेरे मन में आया कि यदि आप हिंदी विषय से तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से आपको क्या करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने भी विज्ञापन देख लिया होगा, क्योंकि विज्ञापन अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल गया होगा, आपने देख भी लिया होगा। लेकिन जो मूल बात है कि 11वीं 12वीं के लिए हिंदी विषय में कुल 739 पद हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का होगा, 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नकारात्मक 1/3 होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, विकल्प कुल 5 होंगे। आपका प्रश्न पत्र 3 भागों में बँटा होगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 3 जो है वो हिंदी विषय पर आधारित होगा, इसको लेकर हम आज बातचीत करेंगे। इस पर आधारित कुल 80 प्रश्न होंगे। विज्ञापन में पाठ्यक्रम के नाम पर बस इतना ही बताया गया है कि एससीईआरटी या फिर एनसीईआरटी से संबंधित आधारित प्रश्न होंगे। लेकिन हम अगर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का अवलोकन करें, मूल्यांकन करें, तो फिर हमें कुछ और यहाँ पर दृष्टिकोण मिल सकता है कि कैसे तैयारी करना है। और आपको ये भी समझ में आएगा कि चैनल की उपयोगिता क्या है। अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हैं, तो थंबनेल को देखे बिना आप अपने पाठ्यक्रम के आधार पर अध्ययन करना शुरू कर दीजिए और जब हम मूल्यांकन करेंगे अभी, तो खुद पता चल जाएगा कि हमसे जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर प्रश्न पत्रों का हमने विश्लेषण किया, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का। तो जो पाठ्यक्रम उभर कर सामने आया, अब वो हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। काफ़ी मेहनत किया प्रश्न पत्रों को देखने के बाद, ताकि हमारे जो ऐसे विद्यार्थी जो पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं, बैच नहीं ले सकते हैं, अगर ले भी सकते हैं, तो कम से कम सही दिशा यहाँ से उनको मिल जाए और मार्केट में जब भी किसी किताब को खरीदने के लिए जाएँ, जो टीचर भर्ती से संबंधित हो, तो एक बार उसका खुद मूल्यांकन और विश्लेषण करके ही पुस्तक को खरीदें। तो आप देखेंगे कि आपके प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें प्रमुख बोलियों पर आधारित, उपभाषाओं पर आधारित, देवनागरी लिपि से संबंधित प्रश्न हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास की अगर हम बात करें, तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल और उसमें भी समकालीन तक के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रमुख रचनाकारों के आधार पर प्रश्न हैं, पंक्तियों पर आधारित प्रश्न हैं, प्रकाशन वर्ष पर आधारित प्रश्न बनाए गए हैं। हिंदी का गद्य साहित्य के अंतर्गत जितनी भी सभी प्रमुख गद्य विधाएँ हैं, सभी से प्रायः 1-1, 2-2 प्रश्न हैं। अन्य गद्य विधाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए। इस प्रश्न पत्र में हमने देखा कि टेक्स्ट पर आधारित भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि अंधेर नगरी से प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन से प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 से प्रश्न है। तो ये थोड़ा-सा आपको अध्ययन की माँग करता है ये पोर्शन, तो इसको लेकर हम आगे जब तैयारी कराएँगे, तो ज़रूर बताएँगे। आमतौर पर हमने यूजीसी नेट इत्यादि की तैयारी कराते समय, यूपी हायर एजुकेशन की तैयारी कराते समय, जो प्रमुख रचनाएँ हैं, उनका सामान्य परिचय दिया हुआ है। और ईएमआरएस इत्यादि की तैयारी कराते समय हमने 59 प्रमुख रचनाकारों के बारे में भी बात किया था, उसको आप देख सकते हैं। और समय के अनुसार टेक्स्ट पर आधारित जो संभावित टेक्स्ट हैं या फिर महत्वपूर्ण टेक्स्ट हैं, एक तरीके से कालजयी टेक्स्ट हैं, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण से सवाल पूछे गए, संज्ञा से लेके अव्यय तक के सवाल पूछे गए हैं, शब्द संपदा से संबंधित सवाल हैं, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए और अवतरण पर आधारित भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें, तो
अगर आपने यूपी टीजीटी पीजीटी का पाठ्यक्रम देखा होगा तो लगभग उसी पाठ्यक्रम को यहाँ पर एक तरीके से रिवाइज किया गया है या फिर उसी से तुलना की जा सकती है। क्योंकि जब पाठ्यक्रम क्लियर नहीं होता है तो प्रश्न पत्र की प्रकृति और पूछे जाने वाले प्रश्नों की संभावना बहुत ही अधिक होती है कि कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन हमने पेपर के आधार पर एक अनुमान लगाया है जिससे कि आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि इससे संबंधित आपके पास कितने मटेरियल हैं और अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये चैनल आपके लिए कितना उपयोगी है। तो सिलेबस मोटे तौर पर, जो कि आधिकारिक सिलेबस नहीं है, प्रश्न पत्रों के ऊपर आधारित है, तो हमने बता दिया, आप अपने दिमाग में रखिए। अब हम भाग 3 के अंतर्गत जो 80 प्रश्न पूछे जाएंगे उनका एक बार हम अवलोकन कर लेते हैं कि जो हमने सिलेबस अनुमानित बताया हुआ है वो कितना सही है। तो देखिए, एक नज़र हम जल्दी-जल्दी डालेंगे इसमें। आप शुरुआत में ही देख रहे हैं कि भाषा विज्ञान से यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, ठीक है? प्रमुख रचनाकारों से सवाल पूछे जा रहे हैं। भाषा विज्ञान से शुरू में बोलियों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछे गए, देवनागरी लिपि से प्रश्न है, ठीक है? इसके बाद आप देख रहे हैं कि देवनागरी लिपि से कई तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों का जो लेवल है वो काफ़ी मतलब अच्छा है, स्तरीय लेवल है यहाँ पर, आपके गंभीर अध्ययन की माँग करता है। तो शुरुआत में आप देख रहे हैं कि हिंदी भाषा से संबंधित है, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास में जो प्रमुख रचनाकार हैं उनसे संबंधित हैं यहाँ पर प्रश्न, प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न हैं, पंक्तियों पर आधारित प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर और ऐसे पंक्तियों को उठाया गया है जो कि आदिकालीन कवियों पर आधारित है। ये तो केवल एक डेमो टाइप का है, आपको हर तरीके से तैयार करना है। कथन और स्थापना पर आधारित भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और विकल्प आप देख रहे हैं कि 5 विकल्प हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर आधारित प्रश्न है, रचनाकार और रचनाओं पर आधारित यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी को संक्षेप में तो देखना चाहिए, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपको बेहतरीन तरीके से देखना चाहिए और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखिए, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल से संबंधित प्रश्न पूछा गया, एक नहीं कई प्रश्न यहाँ पर पूछे गए और अब तो आप सभी हमसे इतना परिचित हो गए हैं कि कई बार जब हम पढ़ाते हुए बताते भी हैं कि अ, शुक्ल जी का कौन-सा कथन है, किस सेंस में कहा गया है। तो देखिए, यहाँ पर एक केवल वार्ता के आधार पर एक प्रश्न देखिए आपके सामने दिख रहा है। हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है, ठीक है? तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। उपन्यास पर आधारित प्रश्न है, जो कि आप देख रहे हैं कि अ, यहाँ पर अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रखा गया है। पंक्तियों पर आधारित प्रश्न है यहाँ पर, ठीक? पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न फिर से आया प्रेम की पीर वाला, जो कि शुक्ल से रिलेटेड है, यानी कि शुक्ल की प्रासंगिकता एकदम बनी हुई है। तो पहले आप प्रमुख इतिहास ग्रंथ पढ़िए, मतलब कि शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़िए। अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो 91 वीडियोज हमने बनाई हुई हैं और पूरे शुक्ल जी को पढ़ाया हुआ है। तो जो समय बच रहा है, जब तक एप्लीकेशन फॉर्म इत्यादि भरे जा रहे हैं, आपने भर लिया है और पूरा मूड बना लिया है कि इस बार मुझे 11वीं 12वीं में टीचर बन ही जाना है, तो बिना कोई देर किए हुए, बिना किसी प्रश्न को मन में लिए हुए तुरंत देखना शुरू कर दीजिए। मैं बस अपने तरफ से इतना ही कर सकता हूँ कि देखना है आपको बैठ के और न कोई यहाँ पर कोई फीस है, न कुछ है, न समय का बाउंडेशन है। जब आप चाहें तब पढ़ सकते हैं। बस आपके अंदर की क्षमता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर छायावाद से संबंधित प्रश्न है, जो हमने कहा कि क्रमानुसार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अनुक्रम के आधार पर, चाहे वो रचना हो, चाहे रचनाकार हो, उनसे संबंधित प्रश्न है। ठीक है? तो प्रश्नों का जो लेवल है काफ़ी अच्छा रहा है। नई कहानी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। यानी कि सिलेबस में तो कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन पूछा जो गया है वो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और व्याकरण भी आप देखेंगे आगे। रामचंद्र शुक्ल की मैं बात कर रहा था, बातों ही बातों में आपने देखा कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ शुक्ल जी से आ गए। जब भी आप देखिए, चाहे दाएँ देखिए, चाहे बाएँ देखिए, शुक्ल जी से संबंधित प्रश्न आ गए हैं और ये टीआरई 1 का पेपर आपके सामने है। ठीक है? तो आपको पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा और निश्चित तौर पर आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पर आधारित पूरे प्रश्न रहे। इसके बाद हम अगर देखें तो
जो हमने ऊपर आप सभी को बताया कि प्रकाशन वर्ष हो गया या फिर जन्म क्रम हो गया, जैसे नॉर्मली अन्य परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही। तो इसलिए मैं सीधी-सीधी बात करना पसंद करता हूँ कि आप थंबनेल मत देखिए। आप देखिए कि ये मेरे लिए भी उपयोगी है। भले मैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी की बात करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बीपीएससी ट्री के लिए नहीं है। क्योंकि एक ही दौर में एक से अधिक एग्ज़ाम होते हैं और एक व्यक्ति को पढ़ाना है, तो वो दसों तरीके के एग्ज़ाम को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं, जिनको कि अगर केवल बता भी दिया जाए, तो कई बार बताने से ही रास्ता क्लियर हो जाता है और आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। ठीक है? तो चीज़ों को ध्यान में आप रखिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, जो मैं बात कह रहा हूँ यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि एकदम समकालीन तक के सवाल पूछे गए हैं, 1999 तक के सवाल पूछे गए हैं एकदम, तो वही है। और रामचंद्र शुक्ल चाहे कथन के आधार पर पूछ लिए जाएँ, चाहे पुस्तकों के आधार पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका रोल रहा है। यहाँ पर देखिए अंधेर नगरी से संबंधित सवाल पूछा गया, अतीत के चलचित्र से संबंधित सवाल पूछा गया है, आषाढ़ का एक दिन से सवाल पूछा गया गया है, एकदम से टेक्स्ट पर आधारित है यहाँ पर, ठीक है? और व्याकरण से संबंधित देखिए यहाँ पर सवाल है, कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण से सवाल पूछा गया, भोलानाथ तिवारी से सवाल पूछा गया है यहाँ पर। तो व्याकरण से भी अच्छे खासे यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संधि विच्छेद हो गया, व्यंजन का जो भी उच्चारण स्थान है उसके आधार पर, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे कि एससीईआरटी, एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल नहीं दिख रहा है। रोल दिख रहा है कि जैसे हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी के पाठ्यक्रम को देखते हैं, राजस्थान ग्रेड के पाठ्यक्रम को देखते हैं या फिर जो भी प्रवक्ता परीक्षाएँ होती हैं, उनके पाठ्यक्रम को देखते हैं, उसी टाइप का है। बस विकल्पों में थोड़ा-सा यहाँ पर अंतर हो गया है, बाकी तो कुछ खास अंतर हमें नहीं दिख रहा है। व्याकरण के भी अच्छे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्रिया से सवाल पूछा गया, पारिभाषिक शब्द निर्माण से पूछा गया, मुहावरे से सवाल पूछे गए यहाँ पर, शुद्ध वर्तनी एक नई चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अंग्रेजी में लिखा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि उसको अगर हिंदी में लिखना रहेगा तो कैसे इसको लिखा जा सकता है। लोकोक्ति से सवाल पूछा गया और आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास से सवाल भी है पूरा, जिसकी चर्चा हमने कर ली और कारक चिन्ह से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर सवाल हर हिंदी साहित्य के पोर्शन से हैं, चाहे वो इतिहास का हो, व्याकरण का हो, ठीक है? अब टीआरई 2 पर अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने का प्रयास किया गया है। अभी टीआरई 1 में आपने कोई अवतरण इत्यादि नहीं देखा, लेकिन 2 में आप देखेंगे कि चीज़ें थोड़ी-सी बदली नज़र आएँगी। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न है एकदम। प्रश्नों को देखने से मैं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक नज़र अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार! हम तो भले झारखंड की तैयारी कर रहे थे या फिर यूपी की तैयारी कर रहे थे, राजस्थान की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर भी हम अ, फॉर्म को भर सकते हैं और आराम से तैयारी उसी तैयारी में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आयोगों के नाम पर आप अलग-अलग जगह बैच जॉइन करेंगे तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे जो जिन-जिन प्रश्नों को हमने पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। अब देखिए यहाँ पर जो अंतर है टीआरई 2 में, ये अवतरण दे दिया गया है। अब अवतरण पर आधारित प्रश्न है, तो आपको मतलब अवतरण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रश्न का स्तर ठीक है, लेकिन बहुत कठिन नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप 90 दिनों तक अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, तो कोई बहुत कठिन प्रश्न पत्र नहीं है। हाँ, प्रतियोगिता कठिन है, क्योंकि पहले बीपीएससी या फिर बिहार में नौकरियों को लेकर बहुत जागरूकता नहीं थी। लेकिन सन 2023 से आप देखेंगे कि लोगों में जागरूकता आई हुई है। ठीक है? लोग पढ़ना लिखना शुरू कर दिए हैं, चाहे बिहार के लोग हों या फिर बाहर के लोग हों, तो कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। और टीआरई ये कौन जो एस्टेट एग्जाम होते हैं, कई बार हो चुके हैं, तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि जो विद्यार्थी टीआरई 1 में सफल हो गए, वो मानकर चलें कि बहुत ही भाग्यशाली टाइप के विद्यार्थी थे जो कि सफल हो गए। अब वो कक्षाओं में क्या कर रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो आने वाला है 4 वो काफ़ी प्रतियोगिता भरा रहेगा और उसमें आपको अच्छी खासी तैयारी करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन बिंदुओं पर हमने टीआरई 1 में बात किया कि संधि, समास, मुहावरे, उनसे भी यहाँ पर सवाल पूछा गया है। और खास तौर से प्रश्न पत्रों में आप देखते हैं कि बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाता है। कभी-कभी हिंदी साहित्य का इतिहास के पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कभी-कभी व्याकरण सवाल पूछे जाते हैं।
तो ये अनिश्चितता बनी रहेगी। इसलिए आपको कॉमन तैयारी करके जाना है। ये नहीं कि टीआरई 2 में खूब व्याकरण पूछ दिया, तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास सब किताबें बंद करके अलमारी में रख देंगे और ताला लगा देंगे। नहीं, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना है, व्याकरण भी पढ़ना है। ऐसी तैयारी करके जाएँ जिसको कि बुद्ध के भाषा में कहें तो मध्यम मार्ग आपको अपनाना है, ताकि आप पिच को देखिए और 1-2 क्वेश्चन को देखने के बाद फिर उस हिसाब से खेलना शुरू कर दीजिए वहाँ पर। फिर इसके बाद खुद आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगर आप घबराने लगेंगे कि अरे यार हमने तो केवल हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था, यहाँ तो व्याकरण आ गया, अब मैं क्या करूँ? बार-बार पसीना पोंछ रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, आप एग्ज़ाम से बाहर हैं, वहीं बाहर हो जाएँगे। इसलिए अपने नर्वस सिस्टम पर भी आपको कंट्रोल रखना है। तो क्यों नहीं आप हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण बेहतरीन तरीके से कवर कर लें, ठीक है? मैं कराऊँगा भी आप करा मैं कई चीज़ों को बता भी चुका हूँ, लेकिन आप सभी के अंदर एक परिवर्तन लाना पड़ेगा कि थंबनेल नहीं देखना है। आपको देखना है कि हिंदी व्याकरण से संबंधित है, तो ये व्यक्ति मेरे लिए ही पढ़ाया होगा। मैं तो पैसे के लिए आप सभी से जुड़ा नहीं हूँ, मैं जुड़ा हूँ, एक मिशन के तौर पर जुड़ा हूँ और अपने पढ़ाई-लिखाई को सार्थक करने के लिए जुड़ा हुआ हूँ। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसमें बताना चाह रहा हूँ। टीआरई 3 में आप देखेंगे कि शुरुआत ही व्याकरण से हो गई है यहाँ पर और थोड़ा-सा लेवल भी कुछ ठीक-ठाक हुआ है और हिंदी व्याकरण की खास विशेषता ये है कि अगर आपको आ रहा है, तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर वो कठिन हो जाएगा। तो व्याकरण तो अहम भूमिका निभाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास आप थोड़ा-सा याद कर लेंगे, रट लेंगे, लेकिन मैंने कितनी बार कहा कि व्याकरण जो होता है, वो फ़ॉर्मूला पर आधारित होता है। इस चीज़ को पढ़ाने के लिए हमने वासुदेव नंदन प्रसाद की पूरी पुस्तक पढ़ा दी और कुछ पोर्शन जैसे कि संधि का हो गया, समास का हो गया, हमने 3-3 किताबों पर आधारित वीडियो यहाँ पर दी हुई हैं। लेकिन न जाने विद्यार्थियों को क्या लगता है कि जब तक वो कहीं ठगाएँगे नहीं या खूब भारी भरकम पैसा नहीं देंगे, तब तक उनका पढ़ने का मन नहीं करता है। फ्री की बातों को वो फिजूल में मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ना चाहिए क्योंकि हम बहुत ही अपने अंतरात्मा से आप सभी को बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए विलोम भी पूछा गया है। इस प्रश्न पत्र को हमने बड़ा ही गंभीरता से देखा था इसीलिए शुरू में रेखांकित कर दिया गया कि कहाँ-कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जा रहा है। तो यूपी टीजीटी, पीजीटी में आपने ज़रूर पढ़ा होगा और हिंदी व्याकरण की किताबें रखे भी होंगे। शुद्ध-अशुद्ध पूछा जा रहा है। फिर देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर। तो थोड़ा-सा पेपर को कठिन बनाने के लिए व्याकरण के प्रश्नों को ज़्यादा रख दिया जा रहा है। ठीक है? तो आप भी रेशियो में तैयारी करिए। 60% व्याकरण पर ध्यान दीजिए, 40% हिंदी साहित्य का इतिहास पर दीजिए, तो खुद आपका 100% हो जाएगा। ठीक है? तो देख लीजिए आपने कि किस तरीके से टीआरई में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लिखा तो गया है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर रहेगा और हमने सिलेबस भी खोजने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरीके का सिलेबस मुझे अब तक नहीं दिखाई दिया। आपको अगर पता चलेगा तो टेलीग्राम चैनल में ज़रूर भेजिएगा। लेकिन मुझे लगा कि प्रश्न पत्र के आधार पर ही मैं अपने विद्यार्थियों को बताऊँ कि क्या है। देखिए टीआरई 3 में भी पैराग्राफ को रखा गया, अवतरण को रखा गया है। ठीक है? आने वाले एग्ज़ाम में भी हम देखेंगे कि अवतरण रहेंगे और बाकी जिन पोर्शन्स पे आप सभी से हमने बात की, वो सभी रहेंगे। यहाँ पर अवतरणों की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी गई है। ठीक है? तो आप भी उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। तमाम विद्यार्थी होंगे जो भोले किस्म के होंगे, वो बोलेंगे कि अवतरण कहाँ से पढ़ें? तो हमने मॉडल पेपर जीआईसी के लिए आप सभी को पढ़ाया हुआ था, पेपर 1 के लिए। अब जैसे कोई बोलेगा ये तो जीआईसी के लिए था। यही गलतफ़हमी है। भोजपुरी में कहा जाता है कि यह गलतियाँ ठीक नहीं है। तो आपको वही गलती ठीक नहीं मतलब सुधारना है। आप इधर-उधर मत देखिए। आप देखिए कि मेरे लिए कौन-सा है। चूँकि मैंने इतना आपको बता दिया, आप हज़ारों रुपए देकर पेड कोर्स या कोचिंग में भी इस बात को, इस बारीकी को नहीं समझ पाएँगे। क्योंकि हमने रिसर्च किया और जो रिसर्च किया रहता है वही ठीक से चीज़ों को और अपने विद्यार्थियों को बता सकता है। तो यहाँ पर हमने पूरा तीनों टीआरईओ के पेपर को बता दिया, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से तैयारी करना है। फिर भी आपके मन में आ रहा होगा कि कुछ तो बताकर जाइए कि क्या पढ़ें? तो बिल्कुल हम बताएँगे। कम से कम एक हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़िए। जैसे मैं अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों को भी कहता हूँ, जो यहाँ पर क्लास करने आते हैं, कि आपने अभी तक कोई ऐसी पुस्तक है इतिहास ग्रंथ की जो पूरा आपने पढ़ा है? तो लगभग 90% विद्यार्थी नो के आंसर में रहते हैं। 10% विद्यार्थी बोलते हैं कि जी सर, कुछ किताबों का नाम बता देते हैं। तो आप तो विद्यार्थी नहीं हैं, आप भावी शिक्षक हैं।
इस वास्तविकता को ध्यान में रखिए। तो बेसिक जानकारी के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास कोई एक कंप्लीट कर लीजिए, खासतौर से जैसे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है। बेसिक जानकारी के लिए आप उसको कवर कर लीजिए। लेकिन अगर कंपटीशन में फाइट करना चाहते हैं या फिर बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पूरा पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैंने 91 वीडियोज की लिस्ट बताई हुई है, एक बार नहीं कई बार बताई हुई है। और वस्तुनिष्ठ संकलन पुस्तक भी लिखी, उसको भी आप अमेजन इत्यादि से खरीद सकते हैं। नगेंद्र संपादित इतिहास ग्रंथ को भी आप पढ़िए, और इसके अन्य गद्य विधाओं को लेकर हमने पढ़ा भी दिया है, आप वहां से पढ़िए। भले उसमें यूपी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि लिखा हुआ है, एलटी लिखा है, आप भूल जाइए। आप ये सोचिए कि अनुराज हिंदी एकेडमी में रजनीश सर बता रहे हैं, तो वो हमारे लिए ही बता रहे होंगे। खैर, मतलब मैं बहुत बड़ा सर इत्यादि नहीं बनना चाहता हूँ, आप ही लोगों के बीच में से निकला हुआ हूँ और चाहता हूँ कि आप लोगों की सहायता करूं। ठीक है। अपने सेफ्टी के लिए, अपने मनोबल को कंट्रोल करने के लिए, आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए समय मिले तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी की पुस्तकों का संक्षिप्त अवलोकन कर लीजिए। और इसके लिए भी आपको कहीं भटकना नहीं है, इस चैनल पर हमने पूरा पढ़ाया भी है। आप केबीएस एनबीएस के प्लेलिस्ट को देखेंगे तो वहां पर एनसीईआरटी की किताबें मिल जाएंगी। खासतौर से 11वीं 12वीं के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां 11वीं 12वीं की पुस्तक आपको मिल जाएंगी, पूरा हमने नोट्स भी बनाया हुआ है। तो समय मिले तो अपने मतलब मन को कंट्रोल करने के लिए, कई बार हमारा मन इतना खतरनाक होता है, मन को बहुत ही शातिर माना गया है, पीपर पात सरिस मन डोला कहा गया है। ठीक है, पीपर के पत्ते की तरह वो डोलता रहता है। तो आपको लगेगा कि हमने तो पूरा पढ़ लिया लेकिन एनसीईआरटी नहीं देखा, तो एक नजर आप देख लीजिए, मतलब एक दो दिन में ही इसको देख लीजिए कि क्या है उसमें। एनसीईआरटी भी हिंदी साहित्य का इतिहास से ही उसमें जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि अ, दूसरे ग्रह की बात की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो हम बार बार 3 किताबों की चर्चा करते रहते हैं, हरदेव बाहरी, कामता प्रसाद गुरु, वासुदेव नंदन प्रसाद। तो इन तीनों किताबों के बारे में हमने संक्षेप में कुछ कुछ बताया भी है। और वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक को तो हैंड राइटिंग में लिखित अपने नोट्स को भी आपको दे दिया है। और आने वाले समय में कामता प्रसाद गुरु और हरदेव बाहरी की पुस्तक पर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हम चर्चा करेंगे। और बाकी व्याकरण से संबंधित चैनल पर उपलब्ध जितनी पुरानी और नई वीडियोज हैं उनको आत्मीयता के साथ देखिए। और देखिए कि एक व्यक्ति जब शुरुआत करता है तो शुरुआत में उसका क्या परफॉर्मेंस होता है, और धीरे 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 जब वो किसी काम में अपने मन को लगा लेता है और उसमें अनुभव प्राप्त करता है तो क्या परिवर्तन होता है। तमाम विद्यार्थी कहते हैं कि मैं पहली बार तैयारी करने जा रहा हूं, मैं तो हिंदी का ह भी नहीं जानता हूं, तो मुझे बताइए, जीरो से बताइए। तो जीरो से बताने के लिए आपको खुद थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और उस लेवल तक जाना पड़ेगा। सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं, बस आप अपने मन को कंट्रोल करते हुए पढ़ाई में लग जाइए। हिंदी का गद्य साहित्य अगर आपको पढ़ना है तो रामचंद्र तिवारी की पुस्तक आप अपने पास रख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। टेक्स्ट के लिए जैसा कि मैंने कहा, चैनल से आप जुड़े रहिए। किसी एक वीडियो लेक्चर में पूरे महत्वपूर्ण टेक्स्ट को हम आप सभी को करा देंगे। अवतरण को लेकर व्याकरण की किताबें पढ़ेंगे, वहां भी अवतरण आपको मिल जाएगा। और मॉडल पेपर जीआईसी में हमने कुछ अवतरणों को कराया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। चैनल पर टीआरई की प्लेलिस्ट बनी है या फिर हम बना देंगे, उससे जुड़े रहिए। थंबनेल इत्यादि को बहुत ज्यादा महत्व मत दीजिए, बस इतना महत्व दीजिए कि अगर मैं कम्युनिटी सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ शेयर करूं तो ये मानकर चलिए कि ये हमारे लिए शेयर किया गया है। अगर दो चार लोग देख ही लेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं अमरत्व को प्राप्त कर जाऊंगा या फिर बहुत धनाढ्य हो जाऊंगा। शिक्षक कभी धनी बनने के लिए कोई काम नहीं करता है। वो उसके उसका जो मोरल पावर है वो इम्पोर्टेंट है, उसकी जो नैतिकता है। आप सभी हमारे मोरल पावर के एक तरीके से प्रतीक हैं। आप हैं तो हम हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। तो थंबनेल को बहुत ध्यान नहीं रखना है, अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से तैयारी में लग जाना है। और ये पूरक प्लेटफॉर्म है, इसका उपयोग कीजिए। मैंने कभी भी कोचिंग या फिर पेड कोर्स इत्यादि लेने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन ये पूरक प्लेटफॉर्म है। आप इन संस्थाओं का यहाँ पर मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितना सही है, कितना क्या है। क्योंकि जब भी विज्ञापन आता है तो तमाम जो आयोग घोष बड़ो व्यापारी किस्म के लोग हैं, अब वो मार्केट में किताबें लॉन्च कर देते हैं, कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या सही मायने में जिस तरीके से हमने बताया आप सभी को, इस तरीके का मार्गदर्शन मिला है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि
मैं केवल अपने चैनल पर ही फ़ोकस करता हूँ, इधर-उधर नहीं देखता हूँ। लेकिन आप सभी कम से कम 2-4 लोगों को तो फ़ॉलो करते ही होंगे। एक विद्यार्थी ने तो कहा कि मैं 30 शिक्षकों से पढ़ता हूँ। तो हमने कहा आगे थोड़ा-सा संख्या कम करिए नहीं तो फिर तीसों मिल के आपको गड्ढे में ही धकेल देंगे। तो देखिए आने वाले समय में कोई बता सकता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि खुद से बातचीत करता हूँ, फ़ोकस करता हूँ कि मुझे अपने विद्यार्थियों को किस तरीके से बताना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि अगर आप 11वीं 12वीं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न पत्र के आधार पर अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे और जो भी आपके पास किताबें हैं, उनको झाड़-पोंछ कर बढ़िया से पढ़ना शुरू कर देंगे और बाकी यहाँ से जुड़े रहेंगे और धैर्य के साथ अपनी तैयारी करेंगे। जो भी पुरानी वीडियोज़ हैं, जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जोड़ दूँगा मैं, आप उनको देखिएगा। जितना आप मेहनत करेंगे, उतना ही सफलता के करीब नज़र आते जाएँगे। आप हमें स्पेस देंगे, तब हम कोई नई चीज़ आपको बताएँगे। नहीं तो मैं तो हमेशा ज़ीरो से ही शुरू करता रह जाऊँगा। मुझे याद है, कहना नहीं चाहिए, जब मैं बीए का विद्यार्थी था बीएचयू में, तो बीएचयू के काफ़ी नाम को सुनकर हमने एडमिशन लिया था और पूर्वांचल में बीएचयू स्वर्ग की तरह माना जाता है। लेकिन जब हमने क्लास करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि जो भी शिक्षक आता था, केवल आदिकाल पढ़ाता था। हमारे सिलेबस में रीतिकाल भी था, भक्तिकाल भी था, आधुनिक काल का भी कुछ पोर्शन था, लेकिन हर शिक्षक आके आदिकाल पढ़ाता था। फिर बाद में लगा कि आदिकाल के विशेषज्ञ तो हो जाएँगे, लेकिन भक्तिकाल, रीतिकाल कौन पढ़ाएगा? तो अपने से भी मेहनत करना शुरू करना पड़ा और चूँकि हम शिक्षकों को बोल नहीं सकते थे, शिक्षक को अगर आप बोलेंगे तो फिर वहाँ पर अनैतिक हो जाएँगे। तो ख़ैर ये यादें थी, कई बार रिपिटेशन होता रहता है, हर बार एक ही टॉपिक्स लोग पढ़ाते रह जाते हैं और अंत में बोल देते हैं कि आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो गया। तो ज़ीरो की खोज आपको ही करना है कि आप किस लेवल तक नहीं जानते हैं, उस हिसाब से आप पढ़ना शुरू करिए। अगर शिक्षक ही रोज़-रोज़ ज़ीरो के बारे में बात करेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप हमें मौका देंगे तब हम कोई नई चीज़ या नए तरीके के प्रश्न पत्र को या फिर टॉपिक्स को आपके सामने लेकर हम आएँगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, चूँकि हमारा आपसे कभी मिलन नहीं होने वाला है, लक बाय चांस कभी हो जाए तो हो जाए। लेकिन ये जो वाणी का और जो ये भावना का एक-दूसरे से कनेक्शन है, वो तो दूर-दराज तक आप सभी से जुड़ा हुआ है और जब तक ये जीवन रहेगा, उम्मीद है कि हम सभी जुड़े ही रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।